किसी ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम एक निकला है, अप्लाई कर दो, अगर ठीक ठाक रहा तो निकल जाओगे। ये 13 महीने का एक प्रोग्राम है जहां पर आपको किसी गांव में जाकर के रहना होता है और वहां जाकर काम करना होता है। और जो जगह निकल कर आया वो था महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला, और उसमें भी धड़गांव तालुका। एक गिलास पानी की कीमत क्या होती है ये मुझे धड़गांव जाकर समझ आया। हमने गांव के लोगों को कहा कि अब आपको अपनी आवाज उठानी होगी। धड़गांव शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे शहरों को प्रगति की ओर ले जाने में जुटे रहते हैं? चलिए सुनते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी इस वीडियो में। सिनेमा देखने के कई सारी वजहें हो सकती हैं। कुछ लोग हो सकता है दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए देखते हो सकता है कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हो। मैं आपको जिस सिनेमा की बात बताने जा रहा हूँ वो सिनेमा गांव में सड़कें बनवा देती हैं। वो सिनेमा गांव में पानी ला देती है, बिजली ला देती है, स्वास्थ्य की समस्याएं सुलझा देती हैं। मैं जिस सिनेमा की बात आपको बताने जा रहा हूं वो लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला देती है। नमस्कार, मेरा नाम है नितेश भारद्वाज। तो मेरा जन्म पटना में हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई पटना से हुई। 10वीं तक की पढ़ाई मैंने वहीं से की। बचपन जैसा सभी का बीतता है वैसा ही बीता। थोड़ा उसमें बदलाव ये रहा कि जब मैं छोटा था तो मैं रेडियो पे बोलता था। जब मेरी माँ अक्सर कहती हैं कि जब बच्चे अपनी तूतली जबान में बातें करते हैं तब तुम रेडियो पे बातें किया करते थे, तो हम रेडियो पर आया करते थे। थोड़े बड़े हुए तो थोड़ा नाटक वगैरह में चले गए। शुरुआत से मन था कि फिल्मों में जाएं, एक्टिंग के लिए नहीं, डायरेक्शन के लिए। थोड़े और बड़े हुए, 10वीं पास कर ली, ठीक ठाक चल रही थी सब कुछ। मगर 11वीं 12वीं में कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। 12वीं में मैं फेल हो गया। साइंस ले रखा था मैंने, क्योंकि सारे दोस्तों ने साइंस ले रखा था तो मुझे भी था कि साइंस ले लेते हैं। लेकिन घर वाले ठीक ठाक हैं इसलिए ज्यादा डांट नहीं पड़ी, मगर बुरा लगा था। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि इंसान को एक बार अपने पढ़ाई में और एक बार प्रेम में जरूर फेल होना चाहिए। जिंदगी काफी कुछ सिखा देती है। 12वीं फेल हुए, अब समझ नहीं आ रहा था तो घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करनी शुरू कर दी। अब जब पढ़ाई चल रही थी तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि एक काम करो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो कम्युनिकेशंस कर लो। तो हमने वही करा। हमने जैसे गांव वालों ने कहा, जैसे घर वालों ने कहा, हमने कम्युनिकेशंस की पढ़ाई शुरू कर दी। एंट्रेंस एग्जाम दिया, और क्योंकि उस गैप ईयर में थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली थी तो एंट्रेंस एग्जाम भी ठीक ठाक गया और दिल्ली के इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में दाखिला भी हो गया। पढ़ाई शुरू कर दी हमने। 3 साल निकल गए, कुछ पता नहीं चला। लेकिन 3 साल के दौरान दो चीजें इकट्ठा हो गई। बैंक में ठीक ठाक पैसे ट्यूशन पढ़ा करके और कुछ किताबें पढ़ के थोड़ा बहुत ज्ञान। अब जब ये दोनों चीजें आ गई तो अब करें तो करें क्या। 3 साल के बाद जीवन वापस से वहीं पर थी जहां 12वीं में आकर अटकी हुई थी। अब क्या करें। और फिर किसी ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम एक निकला है, अप्लाई कर दो, अगर ठीक ठाक रहा तो निकल जाओगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप प्रोग्राम के लिए मैंने अप्लाई किया। ये 13 महीने का एक प्रोग्राम है जहां पर आपको किसी गांव में जाकर के रहना होता है और वहां जाकर काम करना होता है। हमने अप्लाई कर दिया और न जाने कैसे सिलेक्शन होता चला गया। पहले, दूसरे, तीसरे राउंड में सिलेक्शन होते होते फाइनली हम अपने आप को पुणे में पाते हैं जहां पर हमारा ओरिएंटेशन चल रहा था। वहां पर जाकर के कहा गया कि अब आपके पास कुछ लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपको इनमें से चूज करना है। रैंडम सिलेक्शन किया मैंने। मुझे ना संस्थाओं के नाम मालूम थे ना जिलों के नाम मालूम थे, मगर मुझे लगा कि ठीक है, कुछ मिक्स करते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। मिक्स किया और जो जगह निकल कर आया वो था महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला, और उसमें भी धड़गांव तालुका। मैं आपको सिर्फ नंदुरबार के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता दूं। नंदुरबार देश के कुछ अति पिछड़ित जिलों में से एक है, पूरी तरीके से ट्राइबल, जहां पहुंचने में बड़ी मुश्किल होती है। आपको नंदुरबार हेड ऑफिस तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बाद धड़गांव, जहां हमारा लोकेशन था, जहां मुझे काम करने जाना था, बड़ी ही खूबसूरत जगह, मगर जाने में बहुत ही मुश्किल। आपको सड़क है लेकिन उतनी अच्छी सड़क नहीं है। अब बन चुकी है, उस वक्त 2016 में तो उतनी अच्छी सड़क थी भी नहीं। तो आप जाते हैं और वो जिस रास्ते से आप जाते हैं वह पहुंचने में आपको 3 से 3.5 4 घंटे लग जाते थे। सो फिर मैं गया धड़गांव, और वहां मैंने धड़गांव कॉलेज में वहां के प्रिंसिपल डॉक्टर एच एम पाटिल से मुलाकात की। डॉक्टर एच एम पाटिल बड़े ही अच्छे इंसान हैं। हमने सोचा कि हमने घंटों बैठकर बातें की कि ऐसा क्या किया जा सकता है कि यहाँ पर
लोगों के जीवन में थोड़ा बहुत कुछ असर लाया जा सके। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि लोगों ने कहा था कि कुछ नहीं कर रहे तो कम्युनिकेशंस कर लो। तो मुझे लगा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मैंने कम्युनिकेशंस में सीखी थी। लिस्ट डाउन किया और पता लगा कि एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे ऊपर लिखा जा सकता है, वो है न्यूज़पेपर बनाना। तो सर के साथ हम बैठे और हमने डिस्कस किया कि एक बच्चों के लिए एक न्यूज़पेपर बनाते हैं, कॉलेज का न्यूज़पेपर, 4 पन्नों का। नाम को लेकर बहुत सारी बहस हुई और फिर अंत में हम जन जागृति इस नाम पर आ गए और हमने सोचा इस अखबार में क्या डाला जाए, क्योंकि ये तो इन हाउस मैगजीन जैसा होगा। तो हमने सोचा कॉलेज की रोजमर्रा की जो खबरें हैं वो डालेंगे, बच्चों के कुछ आर्टिकल्स डालेंगे, कुछ कविताएं डालेंगे और अगर कुछ अवेयरनेस से रिलेटेड कोई बात हो तो वो डाल देंगे। हमारे न्यूज़पेपर का पहला एडिशन आया और उसको बच्चों ने जब पहली बार अपने हाथ में पकड़ा तो उन्हें महसूस हुआ कि ये कितनी बड़ी चीज़ है। हमने 1000 कॉपीज़ प्रिंट करवाए थे और सिर्फ तीसरे दिन वो सारे के सारे 1000 कॉपीज़ जो थे, वो जा चुके थे। और यहाँ से हमें पता लगा कि कम्युनिकेशंस की कितनी बड़ी नीड है। मगर न्यूज़पेपर्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हमने 2 एडिशंस निकाले और हमें पता लगा कि हम जिस सोच के साथ हमने इस अखबार की शुरुआत की थी, वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो रहा था। लोगों के अंदर हलचल तो पैदा हो गई थी, मगर बदलाव नहीं आ रहा था और फिर समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएँ। और फिर मेरी मुलाकात हुई 2 बहुत ही प्यारे इंसान, राकेश और अर्जुन से। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि अगर आपको इंसानियत पर से भरोसा कम हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि लोग अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो आप हमारी टीम से मिलिए। राकेश से, अर्जुन से, प्रमोद से, कल्पेश से, आप इन लोगों से मिलिए। आपको पता लगेगा जीवन कितनी अच्छी है, लोग कितने प्यारे हैं और निस्वार्थ भाव से लोग आज भी कितना काम करते हैं। तो राकेश और अर्जुन से मुलाकात हुई और उनसे बातचीत के दौरान फिर हुआ कि मैंने क्या सीखा है। तो लगा कि मुझे एक और चीज़ आती है, वो है फ़िल्म बनाना। और यहाँ से हमारी फ़िल्मों की शुरुआत हुई। हमारे पास कैमरे नहीं थे, हमारे पास बहुत बड़ी लाइटिंग सिस्टम नहीं थी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, एडिटिंग करने के लिए मशीन नहीं थी। सिर्फ एक छोटा-सा फ़ोन था और ये उस वक़्त की बात है जब टिकटॉक या इंस्टाग्राम नहीं चलता था उस तरीके से। और मैं ऐसे गाँव की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर नेटवर्क की बड़ी इश्यू होती थी। तो हमने सोचा कि क्या करें? राकेश, अर्जुन ने कहा कि अगर हम फ़िल्म बनाएँ तो बड़ा अच्छा होगा। फिर हमने सोचा चलो फ़िल्म बनाते हैं। तो मैंने अपने दोस्तों से फ़ोन्स माँगने शुरू किए। वो दोस्त जो पुणे में रहते थे, मुंबई में रहते थे, मैंने उन सबसे फ़ोन मँगवाना शुरू किया। पुराने जो उनके फ़ोन थे जिनका सिर्फ़ कैमरा फ़ंक्शनल था, हमने फ़ोन्स मँगवाए और मैंने एक छोटा-सा वर्कशॉप रखा। राकेश और अर्जुन ने अपने पूरे गाँव में उसका ढिंढोरा पीटा कि फ़िल्म बनानी सिखाई जा रही है और काफ़ी लोग आए। पहले दिन वर्कशॉप हमने रखा और जब मैं वर्कशॉप कह रहा हूँ तो एक टीन की एक घर थी जिसमें हमने शुरू की थी। गर्मियाँ आ चुकी थी, मार्च और अप्रैल का महीना आ चुका था। तब हमने पहला वर्कशॉप अपना रखा। पहले दिन 40 लोग आए, बहुत खुशी हुई, ऐसा लगा कि अब चीज़ें बहुत सही जा रही हैं। दूसरे दिन वो घट के 25 हो गए, तीसरे दिन 10 और आखिर दिन सिर्फ 3 लोग, मैं, राकेश और अर्जुन। और फिर मुझे लगा कि शायद यही एक टीम है, जिसके साथ हम फ़िल्म्स बना सकते हैं। क्योंकि मन में कोई उम्मीद नहीं थी कि इन फ़िल्मों से क्या होगा, बस एक टाइम पास के लिए फ़िल्म बनाना था, हमने फ़िल्म बनाना शुरू किया। हमने आखिर के दिन जब मैं, राकेश और अर्जुन थे, हमें लगा कि अब शायद कुछ नहीं होगा। मगर फिर 2-3 ऐसे लोग आए जो वर्कशॉप में नहीं थे, मगर उनको बहुत इंटरेस्ट थी फ़िल्म समझने में और फ़िल्म बनाने में। तो हमने जब पहली बार सोचा कि फ़िल्म बनाया जाए, तो किस चीज़ पे बनाएँ? ये आइडिया वहीं से आया। कहते हैं कि आप जो चीज़ें देखते हैं, जो चीज़ें आप सुनते समझते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंगली आपकी कहानियाँ डेवलप होनी शुरू होती हैं। तो जब हमने पहली बार कहा कि फ़िल्म बनाते हैं, तो बच्चों ने कहा कि बाल मज़दूरी के ऊपर बनाते हैं और पहली फ़िल्म बाल मज़दूरी के ऊपर हमने बनाई। एक कैमरा था रेडमी 3S प्राइम, उस पे हमने फर्स्ट अपना फ़िल्म शूट किया। हमारी जो फ़िल्म थी वो बाल मज़दूरी के ऊपर थी, 2.5-3 मिनट की साइलेंट फ़िल्म, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ़ एक्शंस। और उस एक्शन पे फ़िल्म तैयार हुई। सिर्फ़ और सिर्फ़ कैमरे के शॉट्स पे वो फ़िल्म बनाई गई। एडिटिंग के लिए हमने पावर डायरेक्टर करके एक फ्री ऐप है, वो यूज़ किया। प्ले स्टोर पे आसानी से अवेलेबल था। हमने फ़िल्म बनाई, एडिट की, बना दिया। अब सोचा इसको कहाँ दिखाया जाए? तो राकेश और अर्जुन से बात हुई और मैंने उनको कहा कि यूट्यूब जैसा भी एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, हम वीडियोज़ जहाँ देखते हैं, हम उस पे अपनी खुद की वीडियोज़ भी डाल सकते हैं।
हमने अपना चैनल बनाया और चैनल का नाम रखा आदिवासी जनजागृति। जनजागृति क्योंकि न्यूज़पेपर का नाम था और आदिवासी शब्द हमने जोड़ दिया और हमने चैनल का नाम रखा आदिवासी जनजागृति। तो हमने उस चैनल पे अपनी सबसे पहली फिल्म अपलोड की। वो फिल्म अपलोड की और वेट करते रहे कि उसके व्यूज़ आएँ। हर 2 मिनट पे रिफ्रेश करते थे, 1, 2, 5, 10 और लगभग 3-4 दिनों के बाद उसका पहला व्यू मिला हमें 100 और हमें लगा बहुत बड़ी जीत है हमारी। मगर इससे बड़ी जो जीत थी वो यूट्यूब के बाहर चल रही थी। लोगों को पता लग चुका था कि हमने फिल्म बनाया है बाल मजदूरी के ऊपर और वो फिल्म लगभग हर किसी के पास जेंडर या बाकी ऐसे कई सारे जो ऐप्स थे उससे लोगों तक पहुंच चुकी थी। हमारी फिल्म लोगों के फोन में आ चुकी थी बिना हमारी जानकारी के। लोग देख रहे थे और लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग था कि गांव के बच्चे फिल्म बना रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी गांव में दिख रहा था। वो लोग जिनके दुकानों में बच्चे काम किया करते थे, वो जब हमारे फिल्म मेकर्स को देखते थे तो अपने बच्चों को कहते थे कि तुम थोड़े अंदर चले जाओ या इनके सामने मत आना, क्योंकि इन लोगों ने इसी चीज के खिलाफ फिल्म बनाई है। ये हमारे लिए बहुत हिट पॉइंट था। व्यूज कम आ रहे थे मगर इम्पैक्ट बड़ा हो रहा था। अब हमें लगा कि अब किस चीज पे फिल्म बनाई जाए, क्योंकि अभी तक जो भी हम कर रहे थे वो बस मजे के लिए कर रहे थे, इसके पीछे कोई वजह नहीं थी। उसी टाइम 2017 में स्वच्छ भारत मिशन बहुत जोरों पर था, तो हमें लगा स्वच्छ भारत मिशन पे फिल्म बनाते हैं। तो हमने एक फिल्म बनाने की सोची शौचालय के इस्तेमाल को लेकर के। गांव में शौचालय बहुत सारे थे मगर उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था कई सारी वजहों से। तो हमने सोचा फिल्म बनाते हैं इसी चीज के ऊपर अवेयरनेस लाने के लिए। सो जब हमने फिल्म बनाने की सोची तो हमारी मुलाकात हुई बीके पावरा से, रिटायर्ड स्कूल प्रिंसिपल, 70-75 साल के और बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसे दिखते वो। 75 साल की उम्र में भी उनके बाल पूरी तरीके से काले और शायद उनकी बचपन से इच्छा थी कि उन्हें फिल्मों में काम करना था। मगर जैसा कि हमेशा होता है कि जब हम छोटे होते हैं हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, जब हम बड़े होने लगते हैं हमारे सपने छोटे होने लगते हैं। तो उनकी ये जो उम्मीद थी कि कभी फिल्मों में काम करेंगे वो कहीं दब गई थी और फिर उन्हें हम मिले। हमें पता लगा कि काका की इच्छा है फिल्मों में काम करने की या काका इंटरेस्टेड हैं फिल्मों के लिए। तो हमने काका को बोला, काका आप हमारी फिल्म में काम कर सकते हैं क्या? 15 मिनट की एक छोटी सी फिल्म बनाएंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, 2 मोबाइल कैमरे लगाएंगे, आपके शर्ट के ऊपर एक छोटी सी माइक लगाएंगे और रिकॉर्ड करेंगे। काका मान गए और हमारी पहली फिल्म की पहली फीचर फिल्म की शुरुआत हुई। 15 मिनट की हमने फिल्म शूट की। काका ने 3 दिनों में बिना रीटेक लिए फिल्म शूट करवा दिया। हमने फिल्म बनाई और 15 मिनट की फिल्म बहुत अच्छी फिल्म बनी। तो हमारी माझा घर माझा शौचालय अचानक से हिट हो गई। इस फिल्म की खबर उस वक्त के जिलाधिकारी महोदय तक पहुंची। उन्होंने हमें बुलाया, हमें प्रोत्साहित किया और हमें कहा कि ये फिल्में जो हैं इसे तुम अपने तक सीमित ना रखो, सिर्फ यूट्यूब तक ना रखो, इसको लोगों तक पहुंचाओ। और इसके लिए उन्होंने हमें एक प्रोजेक्टर दिया और कहा कि इन फिल्मों को गांव-गांव ले जाकर के दिखाओ ताकि इसका असर ज्यादा हो सके। और यहाँ से हमें पता लग चुका था हमें करना क्या है। तो कहानी चलती रही 2017, 2018, 2019 और हम फिल्में बनाते रहे, गांव-गांव में जाकर फिल्में दिखाते रहे। कोई खर्च नहीं आता था। 2018-19 में थोड़ी ऐसी मुश्किल लगी कि अब किस तरीके से काम किया जाए, तो हमारे कुछ दोस्तों ने सजेस्ट किया कि तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत है। मेरी एक दोस्त है अनुजा, उसने कहा कि एक काम करो, फिल्मों में एडवर्टीजमेंट्स देना शुरू करो। फिर हमें लगा शायद ये पॉसिबल नहीं है कि हम कहाँ से फिल्मों में एडवर्टीजमेंट ले पाएंगे, मगर हमने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। और फिर हमने फिल्मों में एडवर्टीजमेंट लेना शुरू किया। 20 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, ऐसे हमें एडवर्टीजमेंट्स आने लगे। सुनने में ये नंबर बड़ा कम लगता है और है भी, 50 रुपये कौन सी बड़ी बात है, मगर हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जहाँ पर 3,000, 4,000 रुपये लोग महीना कमाते हैं। वहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स 1,500, 2,000 रुपये सिर्फ एडवर्टीजमेंट से कमा ले रहे थे पूरी की पूरी महीने में। और काम क्या होता था? पूरे महीने में मुश्किल से 4 से 5 दिन की शूटिंग, 2 से 3 दिनों की एडिटिंग, और वो भी मजे-मजे के लिए, खेल-खेल में। तो हमने काम करना शुरू किया और ठीक चल रही थी सब कुछ। फिर आया 2019 और 2019 में हमारे काम में कुछ और बदलाव हुए। 2019 में हमारे पास एक आमखेड़ी गांव है धड़गांव में, वहां से हमारे पास कुछ लोग आए अर्जुन के पास और अर्जुन से कहा कि
आप सरकार की बातें तो हम तक बड़े आसानी से पहुंचा देते हैं, हमारी बात भी सरकार तक पहुंचाइए। और हम ये बात हिट कर गई, हमें लगा वाकई इसकी ज़रूरत है। हम सरकार की बात आम बोलचाल की भाषा में लोगों तक पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्याओं का क्या? कि कम्युनिकेशन तो टू वे होना चाहिए, ये सिर्फ वन वे क्यों हो रहा है? अर्जुन ने पूछा कि आपको समस्या क्या है, और उन्होंने बताया कि उनके गांव में कई सालों से पानी नहीं आई है। लोगों को पीने के पानी लेने के लिए कुछ किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, और हर साल, और ये वो पहाड़ी इलाका है, इसलिए हर साल 1 से 2 एक्सीडेंट्स ऐसे होते ही होते हैं जिसमें सिर्फ पीने के पानी लेने के लिए लोगों को एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, और उसमें महिलाएं और बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर पानी लाने का दबाव ज़्यादा होता है। अर्जुन वहाँ गए और अर्जुन ने आमखेड़ी की समस्या के ऊपर फिल्म बनाई। हमें पता नहीं था इससे क्या बदलाव होगा, हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन अर्जुन ने फिल्म बनाई, 17-18 मिनट की फिल्म। अगर आप अभी उस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी शादी का वीडियो है, इतनी ज़्यादा एडिटिंग, इतनी ज़्यादा म्यूज़िक। लेकिन जैसा मैंने कहा, फिल्म बनाना हमारा उद्देश्य नहीं था, समस्याओं को उजागर करना हमारा उद्देश्य था। और जब वो फिल्म बनी तो हमारे उम्मीदों के अगेंस्ट उस फिल्म को सिर्फ 1 हफ्ते में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया, और हमें पता लगा कि इसकी ताकत कितनी है। फिर हमें पता लगा कि इससे कुछ किया जा सकता है। हमने उस फिल्म को वहाँ के रोजगार सेवक, ग्राम सेवक, सरपंच, उप सरपंच, बीडीओ, तहसीलदार, हमने सभी को भेजा, और हमने कहा कि ये समस्या है और हमें इस पर वाकई काम करने की ज़रूरत है, और ये समस्या हर किसी को समस्या लग रही है सिवाय हमारे, तो क्यों ना हम इस पर काम करें। और हमारे फिल्म का असर हुआ। हमने गांव के लोगों को कहा कि अब आपको अपनी आवाज़ उठानी होगी, सिर्फ फिल्म बना लेने से नहीं होगा, आपको भी सामने आना होगा। और लोग आए, और उसका असर ये हुआ कि हमारी फिल्म बनाने के 2 महीने के अंदर गांव में बोरवेल्स लगवाए गए, 6 बोरवेल्स लगवाए गए, और अभी उस गांव में पानी आता है, हर घर के पास पानी है वहां पर, और लोगों को पैदल नहीं जाना पड़ता पानी लेने जाने के लिए। और फिर हमारी आदिवासी जन जागृति की फॉर्मली शुरुआत हो गई। हमने सोचा अब तक जो हम काम कर रहे हैं वो ऐसे ही कर रहे हैं, अब इसको रजिस्टर करते हैं। तो हमने आदिवासी जन जागृति फॉर्मली रजिस्टर करने का फैसला किया, और ये भी बड़ा मुश्किल काम है, ये हमें काम करते करते पता लगा। हम जब आदिवासी जन जागृति नाम जब खोज रहे हैं तो हमें वो नाम नहीं मिला, तो अब तकलीफ आई कि नाम का क्या करें। तो हमने एक नाम लिया, उलगुलान। उलगुलान का मतलब होता है रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट, और हमने ये नाम रजिस्टर करवाया, और इस नाम के साथ हमने आदिवासी जन जागृति जोड़ा, और हमने 2019 में फॉर्मली आदिवासी जन जागृति को एज अ सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर किया। तो आदिवासी जन जागृति से क्या क्या बदलाव हुए? कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको कहते हुए आपका सीना चौड़ा हो जाता है। आदिवासी जन जागृति से आए हुए बदलावों को कहते हुए मुझे भी वही फील होता है। धड़गांव शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। धड़गांव में अभी 3 ऐसे इलाके हैं जो कि धीरे धीरे शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं, जिसको नगर पंचायत में बदला जा रहा है। हमने वहाँ काम किया, वहाँ पर स्ट्रीट लाइट की समस्याओं को उठाया, अस्पताल की समस्याओं को उठाया, स्कूल की इमारत दुरुस्तीकरण की समस्या को उठाया, और वो बदलाव हुआ। एक जो चीज़ जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ वो साल 2022 में हुआ, मई 2022 में, जब हरनखुरी गांव में, जहाँ पर हमने सड़क के बारे में, सड़क की समस्या को उजागर किया था, उस गांव के लोगों ने उस गांव की सड़क का नाम आदिवासी जन जागृति के हिसाब से रखा। उन्होंने उस सड़क को आदिवासी जन जागृति को समर्पित किया, और आज भी जब आप उस गांव में जाएंगे तो सड़क पर हमारा नाम लिखा हुआ है, आदिवासी जन जागृति मार्ग। साथ ही मैं जोश टॉक और जोश टॉक की टीम का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें ये मंच दिया ताकि हम अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। साल 2030 तक भारत की 40% आबादी शहरों में बसेगी, यानी 56 करोड़ से भी ज्यादा लोग। ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे शहरों की बढ़ती जरूरतें पूरी करने में लगी रहती है। इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लाए हैं सिटी चैंपियंस। जोश टॉक्स आयोजित कर रहा है सिटी चैंपियंस, एक ऐसा मंच जो ऐसी ही कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सम्मानित करता है। सिटी चैंपियंस 8 सेक्टर्स जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट, पब्लिक कॉमन्स, सर्विस डिलीवरी
और अर्बन म्युनिसिपल फाइनेंस में 15 ऐसी चैंपियन ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढ रहा है। इन सिटी चैंपियंस को मिलेगा उनके काम का जोर शोर से प्रचारण, आर्थिक मदद और हमारा साथ उनके काम को और आगे बढ़ाने में। चलिए अब आप बताइए कि शहरों के विकास के बारे में आपकी समझ में कितना बदलाव आया है। कैप्शन में दी गई लिंक पे जाकर आज ही हमें बताएं।